हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है उसका हम 22वां चैप्टर कवर करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारी सांस्कृतिक विरासत है। यानी कि जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो सांस्कृतिक विरासत यानी कि हमारी संस्कृति यानी कि संस्कृति की मीनिंग क्या होती है, यानी कल्चर क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कल्चर क्या होता है यानी कि जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसको उसका जो जीवन जीने का जो ढंग होता है, यानी कि हम कह सकते हैं उसका तरीका होता है जीवन जीने का, उसी को हम संस्कृति हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, संस्कृति के अंदर हम किन किन बातों को हम ले सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो कला कला भी एक संस्कृति है, शिल्पी एक संस्कृति, स्थापत्य है, साधना है, संगीत, नृत्य और जो जीवन के जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनको भी हम संस्कृति कहते हैं। और जो आस्था होती है किसी भी जो अपना जो धर्म है, यानी कि धर्म है और धर्म के अंतर्गत हम किसी किसी देवता के प्रति हम आस्था रखते हैं, है ना, उन सभी को हम दोस्तों हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि संस्कृति किसे कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो जीवन जीने का जो तरीका होता है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, संस्कृति कैसे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम हमारी जो संस्कृति है, हमारी की जो विरासत है, यानी कि भारत की या हमारी सांस्कृतिक विरासत, उन विरासतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो ज़्यादा समय ना खराब करते, सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, टॉपिक हमारा क्या है, यानी कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, और लेसन कौन सा है, 22वां लेसन है। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति उस उसकी अपनी आत्मा होती है। यानी कि कोई सा भी आप कंट्री देख लीजिएगा, और जो कंट्री है उसकी जो आत्मा है, उसका जो हृदय होता है दोस्तों, वो हृदय होता है उसका कल्चर होता है, यानी कि उसकी संस्कृति होती है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कोई सा भी देश है उसकी जो आत्मा क्या होती है, उसकी संस्कृति होती है, जो उसकी संपूर्ण मानव पहचान को सूचित करता है, और जो उसकी जो संपूर्ण जो मानव जाति है, मानव मानव जो प्रजाति है, उसको इंगित करता है ये, यानी कि सूचित करता है। ठीक है, तो दोस्तों, तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है, जो उसकी संपूर्ण मानसिक पहचान को क्या करती है, सूचित करती है। देखिएगा, हम देखते हैं कि संस्कृति होती क्या है। देखिएगा, मानव द्वारा सूचित कला, शिल्प, स्थापत्य, साधना, संगीत, नृत्य, व्यक्तिक जीवन जीने के नियम और आस्था आदि के विषय को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये बात समझ में आएगी कि संस्कृति क्या होती है। तो हम सीधा सीधा इसका अर्थ यूँ ले सकते हैं कि जो मनुष्य के द्वारा जो जीवन जीने का जो तरीका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। अब तरीके में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, यानी कि कला, शिल्प, स्थापत्य कला, साधना, संगीत, नृत्य और जीवन के नियम, आस्था और आदि जो भी सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो विषय होते हैं, वो सारे के सारे संस्कृति के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सबसे बात करते हैं पहले स्तूप क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्तूप होता क्या है कि आपको पता है कि जो अस्थियों के ऊपर मिट्टी या ईंटों आदि से बनाए गए जो एक गोलाकार या हम यूँ कह सकते गुंबदाकार जो टीला होता है दोस्तों, उसको हम स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई इंसान की मतलब मृत्यु होती है, तो हम क्या करते हैं, यानी कि उनके उनके ऊपर जब हम उसकी जो राख वगैरह है, उन राख को हम एक स्तूप नुमा बना देते हैं, है ना। और स्तूप नुमा बनाते हैं तो वो स्तूप नुमा हम यूँ कह सकते जो गोलाकार जो अर्ध गोलाकार जो टीला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं स्तूप ये होता है। एक बार फिर से देखिएगा कि अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों आदि से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार टीले को हम स्तूप कहते हैं। देखिए क्या होता है, देखो, वैसे हम यूँ कह सकते हैं जो स्तूप होता है दोस्तों, इसका जो शॉर्ट मीनिंग यानी हम शाब्दिक जो अर्थ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। ठीक है, तो वो टीला कैसा होता है, अर्ध गोलाकार टीला होता है। ठीक है, देखिएगा, टीला होता है जैसे
जो स्तूप होता है ना, वो श्रेष्ठ जो भिक्षु हुआ करते थे, उनके सम्मान में स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा सांची का स्तूप, बरहूत का स्तूप वगैरह है ना। ये सारे के सारे अभी हम आगे बढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम सभी चीज़ों को हम बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, श्रेष्ठ भिक्षुओं के सम्मान में जो सम्मान में स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है, और स्तूप का हम यूँ कह सकते हैं जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दोस्तों टीला होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, शाक्य मुनि जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिष्यों को कहा था कि उनके अवशेषों को स्तूप में रखा जाएगा। यानी कि जो महात्मा जो बुद्ध हैं, ठीक है, उन्होंने अपने जो शिष्य होते थे, उनके शिष्य थे, उनको उन्होंने कहा कि जो मेरे मृत्यु के बाद में जो मेरे जो अस्थियां होती हैं, जो मेरे अवशेष होते हैं, उनको स्तूप में रखा जाएगा। बुद्ध के अवशेषों को दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब मृत्यु होती है महात्मा बुद्ध की, तो उनके अवशेषों को दोस्तों अवशेष को 8 भागों में बांटकर दोस्तों अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे। यानी कि 8 अलग अलग भागों में ले जाकर दोस्तों महात्मा बुद्ध को स्तूपों के रूप में उनको बनाया गया था। ठीक है, स्तूप में एक धातु मंजूसा में बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ दिया जाता था। जैसे दोस्तों ये होता है, जैसे स्तूप हो गया, ठीक है, और स्तूप के ऊपर एक होता है एक कलश नुमा आकृति होती है, यानी कि एक मंजूसा होती है लोहे की, और उसके अंदर दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे उनके अवशेषों को उसमें रखा गया था। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कह सकते हैं स्तूप कहते हैं। ओके, और इसको हम कहते हैं मंजूसा, यानी कि इसको मंजूसा कहते हैं। और ये हो गया आपका टीला, यानी कि स्तूप हो गया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो स्तूप में एक धातु जो मंजूसा में बुद्ध तथा उसके अलावा जो बोधि भिक्षु हुआ करते थे, उनके अवशेषों को रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ दिया जाता था। तो दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं साधारणतः जो स्तूप हुआ करता था, स्तूप पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्तूप होते थे दोस्तों, ये बड़े पवित्र स्थान होते थे, उनकी पूजा आराधना भी की जाती थी। ठीक है, स्तूप के ऊपर छत्र होता था, यानी कि छत्र लगा दिया जाता था। चारों तरफ से उसके परिक्रमा के लिए वेदिका, हम यूँ कह सकते परिदक्षिणा पथ भी हुआ करती थी। ठीक है, तो वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी किया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे अब हम देखते हैं कि जो स्तूप हुआ करते थे, जो विभिन्न स्तूपों की हम चर्चा करते हैं कि भारत में कौन कौन से स्तूप हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अमरावती का स्तूप आपने सुना होगा, अमरावती का स्तूप। ठीक है, वैसे अमरावती आपको पता आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तो ये अमरावती का स्तूप जो श्वेत पाषाण, यानी कि श्वेत पाषाण का सफ़ेद जो पत्थर है, संगमरमर है, उसमें बना हुआ है। और जो आपकी कृष्णा नदी के तट पर ये बना हुआ है। और दोस्तों जो कृष्णा नदी है वो उसके तट पर ये अमरावती स्तूप बना था आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो अपना जो रिवर सिस्टम है, यानी कि जो कृष्णा नदी है, यानी कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और वो आंध्र प्रदेश से बहते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो कृष्णा नदी के ऊपर दोस्तों श्वेत पाषाण से बना हुआ एक स्तूप है जिसको हम अमरावती स्तूप कहते हैं। ओके, एक दोस्तों सांची का स्तूप है दोस्तों, ये आपका एमपी मध्य प्रदेश में है। और एक है बरहूत का स्तूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बरहूत का जो स्तूप है ये दोस्तों भारतीय संग्रहालय यानी कि कोलकाता में अभी वर्तमान में वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश सतारा जिले से लेके गया उस वहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, तो ये सांची का स्तूप आपको याद रखना, क्या रखना है कि आपको जो स्टेट हैं उनको याद रखना है कि अमरावती का स्तूप कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। सांची का जो स्तूप है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, इसको हम कैसे मध्य प्रदेश में। और एक बरहूत का जो स्तूप होता था वो होता है दोस्तों कहाँ है, अभी वर्तमान में आपके जो कोलकाता जो म्यूजियम है वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अवशेष वहाँ पे हैं, वैसे है मध्य प्रदेश सतारा जिले के अंदर है। ठीक है, तो देखते हैं आगे की बात करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। ठीक है, ये याद रखिए, देखिएगा चैत्य और विहार। ठीक है,
ये याद रखिएगा। चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चैत्य हुआ करते थे दोस्तों, ये चैत्य वैसे हम कह सकते हैं जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके रहने का निवास स्थान होता था, उसको तो हम विहार कहते हैं। और जो चैत्य दोस्तों होते हैं ये पूजा स्थल हुआ करते थे। वैसे तो हम यूँ कह सकते हैं जो स्तूप है वो भी एक पूजा स्थल है, लेकिन जो चैत्य जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो चैत्यों के अंदर पूजा अर्चना वो करते थे। तो याद रखना चाहिए, विहार होते जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके रहने का निवास स्थान है, चैत्य होता जो पूजा स्थल है। ठीक है, तो इसी को हम देख लेते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, चैत्य और विहार। ठीक है, विहार सॉरी। देखिएगा, पहाड़ों पर कई गुफाओं का निर्माण किया गया, यानी कि पहाड़ों को काट कर दोस्तों कई गुफाओं का निर्माण किया गया, जिसमें से कुछ गुफाओं में कुछ पूजा हेतु जो ठोस पाषाण जो स्तूपों का निर्माण जो किया गया था किया जाता था या किया गया हो, ऐसे पूजा स्थल उसको क्या कहते हैं, चैत्य। तो मैंने आपको बताया था कि जो पूजा स्थल हुआ करते चैत्य। ठीक है, तो वैसे हम कह सकते हैं जो पहाड़ों को काट कर उनके अंदर गुफा बनाकर और एक स्तूप का निर्माण करके वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, उसी को हम चैत्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा विहार क्या होता है, उस विहार की हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो विहार होता है वो जो बौद्ध भिक्षु होते थे दोस्तों उनके रहने का निवास हुआ करता था, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए भी होता था, तो ऐसी गुफाओं को हम कह सकते हैं विहार, यानी कि गुफाओं के अंदर रहने का स्थान भी हुआ करता था और पूजा स्थल भी हुआ करता था। तो आपको याद क्या रखना है कि विहार होता है कि जो बौद्ध जो भिक्षु हुआ करते थे, यानी कि जो भिक्षु हुआ करते थे दोस्तों उनका जो रहने का निवास स्थान होता उसको विहार कहते थे, और पूजा स्थल हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। देखिए, विहार में ठहरने ठहरने के अलावा भिक्षु पढ़ाई वगैरह करते थे, साथ ही दोस्तों ध्यान करते थे, अनेक विषयों पर जो तर्क वितर्क हम यूँ कहें डिबेट वगैरह भी करते थे, विचार विमर्श भी करते थे। ऐसे अनेक जो विहार होते थे, जैसे कारले गुफा है, भाजा गुफा है, अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, कन्हेरी की गुफाएं, इन सभी में दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु आपस में डिबेट या हम यूँ कह सकते हैं विचार विमर्श करते थे। ठीक है, तो ये हुआ करता, विहारों के अंदर निवास स्थान भी होता था और वहाँ पर डिबेट भी की जाती थी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो स्तूप चैत्य और विहार की जो दीवारों में जो मूर्तियों व चित्रों से सुसज्जित भी हुआ करती थी। चाहे आप स्तूप ले लीजिएगा, चाहे आप चैत्य ले लीजिएगा, चाहे आप विहार ले लीजिए, इनकी जो दीवारें होती थी दोस्तों, उन दीवारों पर जो मूर्तियों की आकृति बनी होती थी या चित्र बने होते थे, उन दीवारों को बिल्कुल मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित रखा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी बात याद आप रखिएगा। इन मूर्तियों एवं चित्रों के विषय होते बुद्ध के जीवन की घटनाएं, या हम यूँ कह सकते हैं बुद्ध के पूर्ण जन्म की जो कथाएं होती थी उनको दोस्तों जातक कथाएं हम कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो दीवारें होती थी उन दीवारों को सुसज्जित रखने के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं जो स्तूप होते थे, चैत्य होते थे, विहार होते, इनकी दीवारों को सुसज्जित करने के लिए मूर्तियां स्थापित की जाती थी, उनको चित्र बनाए जाते थे। और दोस्तों इसके अलावा जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जीवन से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती थी, उन घटनाओं या उनके पुनर्जन्म की जो कथाएं होती थी उनको भी वहाँ पर इसके उसके ऊपर मतलब एक लेख के रूप में सुसज्जित किया जाता था। तो दोस्तों इसको हम जातक कथाएं कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन बने तो आपको क्वेश्चन बने तो क्या कहना है, जातक कथा क्या होती है। तो आपको याद रखना है जो महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन से रिलेटेड सभी घटनाएं, और दोस्तों उनके जो पूर्व जन्म के बारे में जो भी घटनाएं होती थी उन्हीं को संयुक्त रूप से दोस्तों हम जातक कथाएं कहते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, आगे बात अपन करते हैं। देखिएगा, स्तूपों का जो निर्माण होता था दोस्तों, वैसे धनी व्यक्ति ही किया करते थे। ठीक है, इनका निर्माण तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्तूपों के निर्माण में राजा, श्रेष्ठी, व्यापारी आदि दान देते थे दोस्तों, तो इनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता था। राजा है, श्रेष्ठी जो वैसे व्यापारी वर्ग होता था, बहुत ही धनी व्यक्ति होते थे, तो श्रेष्ठी व्यापारियों का एक समूह आकर उनका वो प्रधान होते थे, और वैसे व्यापारी भी उनको दान वगैरह करते थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, स्तूप के बारे में, चैत्य के बारे में, विहार के बारे में। और
आपके जो बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड सभी बातें होगी और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी जो घटनाएं हैं, हम यूँ कह सकते हैं जातक कथाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अजंता की गुफा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। देखिए अजंता की जो गुफा है, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अजंता की गुफा है कहाँ। ठीक है, देखिएगा आपको पता होना चाहिए अजंता की जो गुफा है महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद। ठीक है, तो औरंगाबाद के अंदर दोस्तों महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी के किनारे पे है, तो आपको पता है बाघोरा नदी है। उस बाघोरा नदी के अंदर औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है दोस्तों। और दोस्तों अजंता की जो गुफा है 2री शताब्दी ईसा पूर्व की ये गुफाएं हैं। इसके अंदर दोस्तों कितनी गुफाएं हैं, कुल गुफाओं की संख्या दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 29 गुफाएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो अजंता की गुफाएं हैं, यानी कि अजंता की गुफाओं के अंदर जरूरी नहीं है कि बौद्ध यानी जैन धर्म से रिलेटेड ही गुफाएं हैं, नहीं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं, गुप्त काल से रिलेटेड गुफाएं हैं, और दोस्तों सातवाहन वंश से रिलेटेड सभी गुफाएं। तो वैसे हम गुप्त काल से रिलेटेड और इन सभी गुफाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो हमें अभी आपको मैंने बताया कि औरंगाबाद बाघोरा नदी महाराष्ट्र में ये अजंता की गुफाएं हैं। और दोस्तों ये 2री शताब्दी से रिलेटेड हैं और इसके अंदर दोस्तों 29 गुफाएं हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके अंदर देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें देखिएगा, आप देखिएगा इसमें कुल गुफाएं कितनी है 29। इसमें से 5 गुफाएं तो पूजा स्थल है। अभी मैंने बताया पूजा स्थल किसे कहेंगे, यानी कि जो चैत्य होते थे, तो इनमें से 5 तो चैत्य और बाकी जो गुफाएं होती थी दोस्तों, जो वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो डिबेट करते थे, रहते थे, वैसे हम कह सकते हैं विहार भी है, यानी कि यहाँ पर चैत्य भी थे और विहार भी थे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों 490 बीसी से के बाद में अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया था। ठीक है, तो 400 बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 490 के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया था। ठीक है, एलोरा का मतलब स्थानीय भाषा में क्या है, इसको वेल्लूर कहते हैं, यानी कि एलोरा उस समय के प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। ओके, अब बात करते हैं आगे। जो अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में चित्र बनाने की जो विधि होती थी दोस्तों, उस विधि की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा पहले पहाड़ों की दीवारों को खुरदरी किया जाता था, यानी कि यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते थे उसमें क्या क्या कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था। पहले तो क्या है कि पहले तो पहाड़ों की दीवारों को क्या किया जाता था, खुरदरा किया जाता था। ठीक है, फिर देखिएगा खड़िया, गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी को पानी में कई दिनों तक मिलाकर सड़ाया जाता था। और सड़ाने के बाद में दोस्तों इन सभी को मिलाकर पीस कर प्लस्तर हेतु गाढ़ा लेप तैयार किया जाता था। चित्रों को चिकने पत्थर से छोटा करके पॉलिश की जाती थी। इस विधि को फ्रोस्को यानी कि भित्ति चित्र कहा जाता था। तो दोस्तों आपको पता होगा आला गीला पद्धति क्या होती है, यानी कि गीले प्रस्तर पर दोस्तों जो चित्र बनाए जाते थे उसी को हम कह सकते हैं आला गीला पद्धति, यानी कि फ्रोस्को बुनो उसको हम कैसे, और फ्रोस्को सेको मतलब क्या था, यानी कि जब दीवार गीली ना रहकर ये सूख जाती थी और सूखे हुए प्रस्तर पर जो मतलब उस पर चित्र बनाया जाए उसको फ्रोस्को सेको के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि अजंता में जो चित्र बनाने की जो विधि होती थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो कैसे बनाई जाती थी। उसके अंदर दोस्तों यानी कि पहले तो दीवार को खुरदरा किया जाता था, फिर खुरदरा करके दोस्तों एक लेप बनाया जाता था। कैसे लेप बनाया था, खड़िया मिट्टी, ठीक है, गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी को पानी में कई दिनों तक मिलाकर उसको बिल्कुल सड़ाया जाता था। फिर उसको दोस्तों पीस कर प्लस्तर हेतु गाढ़ा लेप तैयार किया जाता और फिर दीवार पर दोस्तों उसको पॉलिश के रूप में किया जाता। और इस विधि को जो गीली होती थी उसको फ्रोस्को यानी कि इसको भित्ति चित्र कहा जाता था। तो भित्ति चित्र का मतलब समझ में आया दोस्तों, यानी कि भित्ति चित्र होता है यानी कि भीत आप वैसे जानते हो अपनी स्थानीय भाषा में भीत यानी कि दीवार, ठीक है। जो दीवार होती थी तो
दीवार होती थी, दीवार पर दोस्तों जो प्लास्टर किया जाता उसको भित्ति चित्र कहते हैं। अब देखिए दो तरह के होते थे, जैसे मान लेते हैं कि जो गीली जो दीवार होती थी उस पर जब चित्र बनाए जाते थे उसको तो आला गीला बोलते थे, यानी कि हम फ्रोस्को, और फ्रोस्को सेको, सेको मतलब दीवार जब सूख जाती थी और उसके ऊपर जब प्लास्टर करके फिर बाद में सूखने के बाद जो चित्र बनाए जाते उसको फ्रोस्को सेको के नाम से हम जाना जाता था। तो वैसे हम कह सकते हैं आला गीला पद्धति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिएगा अजंता की गुफाओं के चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। यहाँ की चित्र परंपरा में पूर्व एशिया में जावा, देखिए यहाँ की जो चित्र है ये कहाँ कहाँ फेमस है, यानी कि जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका आदि आदि की चित्र परंपरा में बहुत ही इफेक्टिव यानी कि प्रभावित हुई है, ठीक है। ओके, देखिएगा आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो आपको एक बार फिर से देखिएगा, जो अजंता की गुफाओं के चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए और यहाँ के जो चित्र हैं दोस्तों, ये चित्र परंपरा से पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका, चीन आदि की चित्र परंपरा से बहुत प्रभावित थे। अजंता गुफाओं के जो भीतर है चैत्यों से में निर्मित स्तूप पर बुद्ध के चित्रों और बुद्ध के समय की जो अनेक जो कथाएं होती थी दोस्तों, और उनको चित्रित किया गया था। इसी के साथ बचे रिक्त रिक्त स्थानों पर पुष्पीय अलंकरण और पशु पक्षी की आकृतियों को भी उसको उसमें सजाया जाता था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, एक विशेष बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान में जो मूर्ति कला की जो निर्माण का जो आरंभ है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो मृण मूर्तियाँ, मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आपकी जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं उन्हीं को मृण मूर्तियाँ कहा गया है। तो मिट्टी की मूर्तियाँ और धातु और पाषाण से निर्मित प्रतिमाओं से होता है। भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल से शुरू होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो मूर्ति कला का जो वास्तविक अगर स्वरूप की बात करें तो आपका जो मौर्य काल है, मौर्य काल से प्रारंभ होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है कि जो आपकी जो भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है उसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक हमने बिल्कुल क्लियर किए हैं। तो जैसे हम कैसे चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, और स्तूप क्या होता है, और जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, जन्म से रिलेटेड और पुनर्जन्म से रिलेटेड जो जातक कथाएं उनके बारे में चर्चा की है दोस्तों। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे जो अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप बिल्कुल लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं आपको इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।